गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। और टॉपिक क्या है? संधारित्र का संयोजन। ठीक, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने स्टूडेंट्स मेरे को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 100% एक न एक सवाल जरूर आएगा। या तो डेरिवेशन दे देगा, निगमन के लिए दे देगा, या तो फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स देगा। ठीक, ज्यादातर इससे सर्किट्स वाले न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए आप कि ये एग्जाम में आपके एक न एक सवाल जरूर ही आएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दरअसल जो आपका अध्याय तीसरा है विद्युत धारा, उसमें हमें एक संयोजन पढ़ना था, प्रतिरोधों का संयोजन, और उस टॉपिक को आपके बोर्ड ने इस साल के लिए हटा दिया है। तो यदि उस टॉपिक को उसने हटा दिया है तो उसके पास संयोजन वाला टॉपिक कौन सा बचा है? एक ही टॉपिक बचा है, संधारित्र का संयोजन। ठीक, तो 100% एक न एक सवाल वो इस टॉपिक से जरूर ही बनाएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब या तो डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दूं, और प्रैक्टिस आप एक बार जब कर लेंगे तो इस टॉपिक पे पूरा आपकी पकड़ बन जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, आप कर ले जाएंगे इसे। ठीक, बहुत ही आसान लगने लगेगा, आसान है भी। ठीक, तो हम इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है कि वो अपने अंदर आवेश को, ऊर्जा को इकट्ठा करता है। ठीक, और इकट्ठा करता है और उस ऊर्जा का हम तत्काल इंस्टेंटेनियस प्रयोग में लाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई मशीन है। अब वो जो मशीन है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, वो 12 वोल्ट की मशीन है। 12 वोल्ट उसको चाहिए चलने के लिए ऊर्जा। ठीक, और आपके पास ऊर्जा उतनी नहीं है। आपके पास जो संधारित्र है वो मान लीजिए 6 वोल्ट का है। तो 6 वोल्ट वाला संधारित्र उस 12 वोल्ट वाले मशीन को नहीं चला पाएगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल सुनिए। एक बल्ब है आपके पास जो कि 20 वोल्ट का है। ठीक, बड़ा सा बल्ब है जो कि 20 वोल्ट का है, और आपके पास संधारित्र है 10 वोल्ट का। ठीक, आपके पास जो संधारित्र है उसमें कितनी ऊर्जा है? मात्र 10 वोल्ट ही है। ठीक, तो ये जो 10 वोल्ट उसमें विभव है, विभव की बात कर रहे हैं। ठीक, ये जो उसमें 10 वोल्ट की विभव है, और हमें चाहिए उस बल्ब को जलाने के लिए 20 वोल्ट विभव। ठीक, तो ये कैसे मिलेगा? कैसे मशीन चलेगी? कैसे बल्ब चलेगा? तो हम क्या करते हैं कि जब एक संधारित्र से हमें काम नहीं चल रहा है तो उसके जैसा और संधारित्र हम जोड़ लेते हैं। ठीक, और उसके जैसा जब हम मान लीजिए 10-10 के आप 2 संधारित्र जोड़ देंगे तो आपको 20 वोल्ट का विभव मिल जाएगा। ठीक, 6-6 वोल्ट के आप 6-6 वोल्ट के आप 2 संधारित्र जोड़ देंगे तो आपको आपका 12 वोल्ट का मशीन चलने लगेगा। ठीक, तो इसलिए हम अलग अलग संधारित्र को जोड़ते हैं। और जोड़ने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट? जोड़ने का तरीका 2 प्रकार से है। एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं संधारित्र को और श्रेणी क्रम में, और दोनों के लिए अलग अलग हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो उसके लिए अलग अलग हमें तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब इसको हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे किसके लिए? श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में। ठीक, समांतर की हम अगले क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में श्रेणी क्रम में हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक संधारित्र हमने लिया। ये संधारित्र हम जो भी लेंगे वो 2 प्लेटों से बना लेंगे, 2 पैरेलल प्लेट पढ़े थे अभी। ठीक, और ये इसका टर्मिनल निकाल दिए। ठीक, अब हम कोई दूसरा संधारित्र लेंगे, ये लिया मान लीजिए। अब इसका जो एक प्लेट है ये दूसरे वाले संधारित्र के प्लेट से जुड़ा होगा। ठीक, इसी टाइप से तीसरा हम लेंगे तो ये भी क्या होगा? इससे जुड़ा होगा ऐसे। और यहाँ पे क्या एक टर्मिनल निकल जाएगा आपका। ये मान लीजिए ए टर्मिनल है तो ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया आपका? बी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास संधारित्र कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, C1, C2 और C3। ठीक, 2 संधारित्र हो गए
तो 3 संधारित्र होंगे तो तीनों की अपनी अलग अलग धारिता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या किए, अब यहाँ पे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, बैटरी से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अब इसमें आवेश देंगे और बैटरी का यहाँ क्या रहेगा, विभव वोल्ट। ठीक, और यहाँ से ये आवेश चलना स्टार्ट किया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये इधर गया तो इसके हमने देखा था कि अंदर साइड में प्लस आता है, तो इधर प्लस माइनस और इधर प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया किसके लिए, श्रेणी क्रम में संधारित्र का, जिसमें कि 3 संधारित्र हम लिए हैं, तीनों को सीरीज में एकदम लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, और जोड़ के उनके दोनों टर्मिनल्स को लाके कहाँ जोड़े हैं, बैटरी में। और बैटरी जिसका विभव क्या है, काफी अधिक है, तो यहां से ये इसको आवेश देना स्टार्ट किया। तो आवेश जब देना स्टार्ट किया तो इस प्लेट का प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सब में हो जाएगा। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक का जो प्लेट है, मान लीजिए ये यहां तक है। ठीक, ये वाला यहां तक है, ये वाला यहां तक है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये पाते हैं कि यहां से जो अभी तक टोटल विभव है ये है, ठीक, कुल विभव है, टोटल विभव अंतर, तो हम ये पाते हैं कि यहां से यहां तक का विभव कुछ और है। इसके लिए हम V1 लिखेंगे, कहां से, यहां तक। यहां से यहां तक का विभव कुछ और है, और यहां से यहां तक का विभव कुछ और है। इस प्लेट के लिए जो विभव है वो क्या है, V1, और इस प्लेट के लिए जो विभव होगा वो होगा V2, और इस प्लेट के लिए जो विभव होगा वो होगा V3। मतलब हर संधारित्र के लिए अलग अलग विभव निकलेगा। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको तुल्य करना चाहते हैं कि अगर ये पूरा कैपेसिटर जो है, ये पूरा जो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र का संयोजन है, उसकी अलग अलग कुछ न कुछ धारिता है। अब उस कुल अलग अलग जो धारिता है, हम उसको अब इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो एक अलग से हम यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, कि कुछ ऐसा कि यहाँ पे एक संधारित्र हो और ये हमने उसको कनेक्ट किया बैटरी से, और यहाँ पे क्या है, विभवांतर। ठीक, तो यहाँ का जो ये इनको तीनों को जोड़ने के बाद एक जो अलग से निकलेगा संधारित्र की धारिता, वो क्या कहलाएगा, तुल्य धारिता। इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या निकला, तुल्य धारिता, इसी को हमें निकालना है। और ये जो तुल्य धारिता होगा, यहां से यहां तक का इसका विभव जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। ठीक, समझ में पा रहे हैं आप, ये क्या है, तुल्य धारिता है, किसका, इसी का। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, इसका कि डेरिवेशन कैसे होगा। CEQ का मतलब समझ रहे हैं ना, ये संधारित्र का तुल्य धारिता है। ठीक, यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, CEQ क्या दर्शा रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को दर्शाता है, तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं संधारित्र का तुल्य धारिता, ये तुल्य होगा, संधारित्र का तुल्य धारिता। ठीक, तो देखिए, अब यहाँ पे जो विभव है, विभवांतर है, ये सबके लिए अलग अलग है। तो यदि हमें V चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तभी तो इतनी मात्रा में निकलेगा। अगर यहाँ पे जो विभव की मात्रा है, मान लीजिए वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, तो ये जब आप यहाँ से सप्लाई दिए तो ये तीनों में जाके बटेगा ना। अब हमें फिर से अगर 100 वोल्ट चाहिए तो इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 100 वोल्ट मिलेगा, राइट। तो हमने क्या किया, V1 V2 प्लस V3 को जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो इतना ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था कि C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V पढ़ा था। C बराबर Q अपॉन V, ऐसा पढ़ा था ना। तो C बराबर Q अपॉन V होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे V बराबर कितना होगा, V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर यहाँ पे ये तो ये Q, V यहाँ चला गया, C नीचे आ गया, तो ये बनेगा Q अपॉन C।
राइट, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता को हम कैसे लिखेंगे? तुल्य धारिता को हम लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये तो हो गया जनरल। अब इसके बाद हम जो तुल्य धारिता हमारा निकलेगा CEQ, ठीक, ये तुल्य धारिता को दर्शा रहा है। या तो EQ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें चाहिए C1, C2, C3, क्योंकि हमारे पास तीन संधारित हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3। ठीक, CEQ क्या है? CEQ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि C = Q/V होता है, तो यहाँ पे हमें निकलेगा Q/V = C1। C1 क्या हो जाएगा, Q1/V1 + Q2/V2 + C3 के लिए Q3/V3, राइट। आप नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक, ये हुआ। अरे यहाँ पे तो क्या गलत कर दिया मैं, C1 E1, हाँ कहीं पे गलत हुआ है, क्या हुआ है, हम V बराबर कर रहे थे, राइट। ठीक, हम V बराबर कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, V बराबर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक, जब हम V बराबर कर रहे हैं तो V यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक, यहाँ पे टोटल हुआ Q/C, और ये C कौन सा है हमारा, ये वाला, ये इक्विवेलेंट वाला C है। ठीक, V1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q1/C1 प्लस V2 की बात करेंगे तो कितना हो गया, Q2/C2 प्लस V3 के लिए बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q3/C3। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, क्या चीज, कि ये जो Q है ये कॉमन है, Q कॉमन है सबके लिए, है ना, क्योंकि सबकी मात्रा क्या है, समान ही है। ठीक, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है। ये जो Q1 है डियर स्टूडेंट्स, ये Q1 बराबर है, Q2 बराबर है, Q3 बराबर है। ठीक, ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि सब में एक जैसा ही आवेश जा रहा है, अलग अलग आवेश नहीं जा रहा है। ठीक, अगर ये बराबर है तो हम इसको, इन सभी को हम Q मान लेते हैं। तो जैसे ही इन सभी को आप Q मानेंगे तो यहाँ से आप Q को जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये कितना अंदर बचेगा, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, यहाँ पे Q1 अलग अलग नहीं मिलेगा। Q1 अलग अलग क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आवेश यहाँ से चलना स्टार्ट किया है वो समान ही आवेश है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है, कहीं पे वो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक, इसलिए हम Q1, Q2, Q3 को Q ही मानेंगे, राइट। अब यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो ये Q क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/CEQ, और इधर क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही है हमारा आंसर, यही हमें लाना था। तो इतना सा डेरिवेशन आपको करना है, किसके लिए, श्रेणी क्रम में। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं, अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो। सबसे पहले हम क्या लिए हैं, 2-3 ठो संधारित्र ले लिए, तीनों को लाइन से जोड़ दिए सीक्वेंस में, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कराएं। बैटरी से कनेक्ट कराएं तो ये जो आवेश सब में एक जैसा जाएगा, लेकिन जो विभव होगा सबके लिए अलग अलग बट गया, V1, V2, V3, C1 के लिए V1, C2 के लिए V2, C3 के लिए V3। ठीक, अब हमें इसी के बराबर अगर चाहिए तो हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए। अब हमने रिलेशन पढ़ा था कि C = Q/V होता है, तो V बराबर यहाँ हम निकाल लिए कितना, Q/C। ठीक, इस V के जगह पे कितना हुआ, Q/CEQ। क्या दर्शा रहा है, संधारित्र का तुल्य धारिता। EQ आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो सिंपल सा यहाँ पे C लिखिए। ठीक, अब V1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q1/C1, V2 के जगह पे Q2/C2, V3 के लिए Q3/C3। तीनों आवेश एक जैसा है, इसलिए हमने तीनों को रिप्लेस कर दिया किससे, Q से। Q1, Q2, Q3 को हमने क्या माना,
क्यू माना है बराबर। तो यहां से ये क्यू कॉमन लिए थे इधर से, तो ये कैंसिल हुआ। तो इधर क्या बचा 1/c(क्यू), 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक, अब इतना लिखने के बाद मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप नीचे लिखेंगे, जब ये डेरिवेशन आपका हो गया है कॉपी में, तब आपको नीचे क्या लिखना है वो लिखिए। अब नीचे आप लिखेंगे अतः डेरिवेशन के नीचे, ठीक, ये जो आप लाए हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये लाए हैं आप। ठीक, ये जो आप लाए हैं यहां पे नीचे लिखेंगे अतः यदि कई संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य धारिता व्युत्क्रम, एक वर्ड और आप यूज यहाँ पे करेंगे क्या, व्युत्क्रम में है 1/c1 1/c2 1/c3 है, सिंपली नहीं ऐड है, किसमें है 1 के फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता, यदि उनका तुल्य धारिता व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है, ऐसा आप लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, ये जो चीज आप लाए हैं ना वही चीज आपको थोड़ा सा हिंदी में 2 लाइन का लिखना है कि यदि कई संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो तुल्य धारिता होता है व्युत्क्रम में, तुल्य धारिता व्युत्क्रम जो होता है ये 1/c, वो बराबर होता है किसके, सभी संधारित्र के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर। ठीक, तो ये चीज आप लिख लेंगे, राइट। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज आपसे ये पूछा जाता है कि जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो जो धारिता होती है वो घटती है कि बढ़ती है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/c में है 1/c1 1/c2, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा नहीं, क्या करेगा, घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप नोट करके एक बात लिख लेंगे, क्या कि श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता हमेशा क्या करेगी, घटेगी कि बढ़ेगी, हमेशा घटती है। ठीक, इस बात को आप नोट कर लेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता हमेशा घटती है, कभी भी बढ़ेगी नहीं। ठीक, तो यहां जाके हमारा पूरा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आप समझिए कि न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे आप। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। आपको यहीं तक करना है, श्रेणी क्रम में अगर आता है तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ के निगमन कीजिए, उसका तुल्य धारिता निकालिए, तो यहीं तक करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं मतलब अंकिक प्रश्न में। ठीक, अंकिक प्रश्न में आप इसको यूज कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ये 2 संधारित्र है तो जैसे 1/c1 प्लस 1/c2, तो इनको हम डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा c1 प्लस c2 अपॉन c1 c2। जब आप इसको पलटाएंगे तो c(eq) यानी तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, ये eq है, eq मतलब तुल्य धारिता,
तो EQ कितना आ जाएगा, ये इसको आप पलटाए हैं तो इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो C1 C2 और नीचे कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो आप इसको याद करेंगे, जब भी दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उसको उनका तुल्य धारिता निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको करेंगे तो यही आएगा। तो ये न्यूमेरिकल को जल्दी से डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है कि आप दो अगर संधारित्र हैं तो उनको आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। C1 C2 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, या नीचे C1 प्लस C2 कर देंगे और फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक। अब मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये दो संधारित्र हैं जो आपस में किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 3 माइक्रोफेरेड का है। ठीक, क्या है 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, उसकी धारिता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, ये CEQ। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो हमने और 2 ही है, 2 के लिए हमने अगर फार्मूला याद रखा है कि ये कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आसानी से आप कर देंगे 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3, तो 2 3 जा 6 होता है, 2 प्लस 3 5 माइक्रोफेरेड, ये आंसर हमारा। ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे लगाते हैं। अब यदि यहाँ पे मान लीजिए 3 ठो दे दिया है, ये 3 ठो संधारित्र दे दिया, अब यहाँ पे फार्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, अब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे दिया है 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे दे दिया है 9 माइक्रोफेरेड, और आपसे पूछ दिया कि इसका तुल्य धारिता निकालिए। C1 की धारिता इतनी है, C2 की धारिता इतनी है, C3 की धारिता इतनी है। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, CEQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, 1/C1 यानी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको अब LCM लेना पड़ेगा, लसर लेना पड़ेगा। लसर इसका मान लीजिए कितना आ जाएगा, लसर इसका आ जाएगा 1 सेकेंड, इसको हम 9 मान के चलते हैं कि लसर इसका 9 है। चलिए ठीक, ये हमने मान लिया कि 9 है। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और अच्छा 9 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे 6 भी तो है। ठीक, 9 नहीं होगा। ठीक, 9 नहीं होगा तो एक बार चलिए निकाल ही लेते हैं क्या होगा। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 3 और ये 2 3 3 जा 9 9 दूनी 18। अच्छा, लसा इसका 18 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 18, क्योंकि 18 आया है लसा। अब 3 छक 18 होता है, तो यहाँ पे आ गया 6 और 6 3 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए आप, कितना आया 6 3 9 9 2 11 11/18। 11/18 क्या है 1/CEQ। 1/CEQ हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था CEQ। ठीक, यही चाहिए था ना। जब इसको आप पलटा के ऊपर ले गए हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 18/11 माइक्रोफेरेड। ये आंसर इसके लिए। ठीक, समझ पा रहे हैं ना। आपको पलटाना पड़ेगा, क्यों पलटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें CEQ पूछा जा रहा है, 1/CEQ व्युत्क्रम में नहीं पूछा जा रहा है। तो जो भी आंसर आएगा इसको आप पलटा देंगे तो ये भी पलट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 18/11 माइक्रोफेरेड। इस टाइप से हम न्यूमेरिकल करते हैं किसका, जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर 2 संधारित्र हैं तो उनके लिए हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 से अधिक है तो फिर ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, 1/C1 1/C2 1/C3, इससे निकालेंगे। तो ये था आज का क्लास। अच्छा, मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ तो होमवर्क भी जरूरी है ना। तो ये न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, इसको आप घर पे करेंगे आराम से। ये
4 है यहाँ पे हम 4 माइक्रोकूलम माइक्रोफेरड, यहाँ पे 8 माइक्रोफेरड, यहाँ पे 12 माइक्रोफेरड और यहाँ पे 24 माइक्रोफेरड है। इसका आप मुझे CEQ बताइए। ठीक, चारों किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो आप इसको फार्मूला लगा के आप आंसर लाएंगे। ठीक, एक दूसरा लीजिए, ये कुछ ऐसा है। ठीक, और ये कुछ ऐसा है। ये ऐसा नहीं रहेगा, नो ब्रेकिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड और ये है 2 माइक्रोफेरड। ठीक, टर्मिनल आपका यहाँ कहीं है। ठीक, लेकिन 1 सेकंड, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, आप सिंपल ही करिएगा, बस इतना कीजिएगा, हो गया ये। ठीक, 2 माइक्रोफेरड, 7 माइक्रोफेरड, इसका CEQ पता करना है। ठीक, ये दोनों आप कीजिएगा, अब बताइएगा आंसर कितना आता है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।